अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हम प्रोविज़न देख रहे थे कॉस्ट मॉडल एंड रीवैल्यूएशन मॉडल से। कॉस्ट मॉडल से हमने पास पेपर कर लिया था। आज रीवैल्यूएशन मॉडल प्लस प्रोविज़न का पास पेपर करवाने लगा हूँ। स्प्रिंग 22 में आया था पिछले साल। क्वेश्चन नंबर 1 था और कितने मार्क्स थे? 8 मार्क्स थे। हमने बहुत लेंथी क्वेश्चन सॉल्व किया भाई। जो क्लास का क्वेश्चन है इसने उसमें से एक पीनट हमें टेस्ट करने के लिए दिया है 8 नंबर पे। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ GIL। हमने तो 5 साल की अकाउंटिंग एंट्रीज बनाई थी। वो कहते हैं अंसारी बच्चे की जान ना लिया कर, सिर्फ 2021 की एंट्रीज बता दे यार। इसका मतलब 1 साल की पूछी और आपने कितने साल की बनाई हुई है? 5 साल की। तो फिर आपके क्लास के मुकाबले में 1/5 है ये। क्लास के क्वेश्चन के मुकाबले में 1/5। जी क्या 2 साल की है? कौन सा क्वेश्चन है? सर यहाँ तो चल जाएगा, उस्ताद कुछ नहीं कहेगा, वहाँ फिर आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। ठीक है, वो 1 कप चाय कहेंगी, आप कहेंगे 2 बना लूँ, तो वो कहेंगी इतनी हिम्मत तुम्हारी, सुबह दे तो दी थी तुम्हें चाय। ठीक है, तो भाई तरीके से चल, क्यों अपने आप को ज़ाया करना चाहता है उसके हाथों। जी कितनी एंट्रीज? कोई और मेरा भोला बच्चा हो जो कह रहा हो नहीं अंसारी साहब 2 साल की? कोई तो नहीं है? चलो बच्चों, अब मेरे बच्चों जल्दी से बना दीजिए, मुझे 2 मिनट लगाएं, 2 मिनट लगाएं, शाबाश एंट्रीज बना दें। पहले देख लीजिएगा रीवैल्यूएशन मॉडल है या कॉस्ट मॉडल है। रीवैल्यूएशन है। कितने कॉलम की वर्किंग थी? 7 कॉलम। तो मेन पे जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाए, मेन पर जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाए, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूँ। दानिश बेटा आज मार्जिन नहीं है, बिल्कुल खामोश है। अच्छा नहीं लगता रोज़ आपके ग्रुप को मैं पॉइंट आउट करूँ, अदरवाइज़ भी मैं कल से चारों को सेपरेट बिठाऊंगा। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है बिल्कुल आवाज़ ना हो आपके ग्रुप की। पांच कॉलम बनाने हैं बेटा, 7 कॉलम की वर्किंग है, देख लो। एक, दो, तीन, चार, हाँ। मेन आंसर में क्या लिखना है? जर्नल एंट्रीज। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। पिछले सेशन की हमारी तरफ एक लाइबिलिटी थी पीसी की। नेक्स्ट वीक की बुकिंग करवा रहे हैं, जिसने सूट वूट सिलवाना हो वो सिलवा ले भाई। बाद में आप कहें जी आपने आज अनाउंस किया, मेरा तो सूट भी नहीं सिल के आया। आज वाघा बॉर्डर का ट्रिप कर रहे हैं, फिर शाम में वो बुकिंग करवाएंगे। कल या परसों हम आपको अनाउंस कर देंगे अगले वीक का दिन, जो बच्चों ने क्वालिफाई किया हुआ है। जी भाई, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1/1/20 ग्रेटफुल इंडस्ट्रीज लिमिटेड completed installation of a plant which will be required to be dismantled at the end of its 10 years useful life. GIL paid 2000 million for the plant, ये इसकी परचेज प्राइस है। On 1/1/20 it was estimated that the cost of dismantling would amount to 200 million, ये इसकी फ्यूचर वैल्यू है। Applicable discount rate was 10% per annum when initial estimate of dismantling cost was made. यहाँ तक की कहानी से मुझे क्या पता चलेगा? बाइंग पता चलेगी। क्या पता चलेगी? बाइंग पता चलेगी। और बाइंग के लिए यहाँ मैं ले आऊँगा डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट का नाम क्या है? प्लांट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, PNL और प्रोविजन, और उसके बाद कैलकुलेशन।
ओके मेरे बच्चों। अच्छा जी, एक एक 20 को मैंने बाय किया है, पहले मैं एंट्री लिख लूँ, अमाउंट लिखता रहूँगा, प्लान डेबिट करूँगा, कोई रिफंडेबल टैक्स होता तो डेबिट कर देता, नहीं है बैंक क्रेडिट कर दूँगा। मुझे पता है कि उसने 21 की एंट्री मांगी भी है, ये एंट्री मेरे आंसर का पार्ट नहीं है, ये मेरे आंसर का पार्ट नहीं है, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट कर दूँगा। मैंने कितना दिया है 2000, तो बैंक क्रेडिट करूंगा 2000 से, डिसमेंटलिंग कॉस्ट 200 है, इंटू 1 प्लस 0.10 माइनस 10, आंसर 77.109, दोनों को जमा कर दें 2077.109। ये एंट्री मेरे आंसर का पार्ट नहीं है, क्योंकि पास पेपर में उसने मुझे 21 की कैलकुलेशन मांगी है। किसकी मांगी है? 21 की एंट्रीज मांगी है। इसके बाद क्या कह रहा है? कहता है फेयर वैल्यू प्लांट की 31/12/20 को चली गई है 1845 पे, रीवैल्यू हो गया, लेकिन पहले डेप्रिशिएट होगा, डेप्रिशिएट होकर रीवैल्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कहता है अलहदा नहीं है, इसके अंदर डिसमेंटलिंग कॉस्ट शामिल है। कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो नेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट था, इसलिए उस वक्त की प्रेजेंट वैल्यू उसमें जमा करके लिख दी थी। ठीक है, आगे एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट एंड एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट व रिव्यू, कहता है रिव्यू हुआ 31/12/21 को, और दोनों रिवाइज हो गए 150 और 12% पे चले गए। और मॉडल यूज़ कर रहा हूँ रीवैल्यूएशन मॉडल, आपको बताया था पहले डेप्रिसिएशन, फिर ट्रांसफ़र, फिर रिवर्सल, फिर रीवैल्यूएशन, फिर इंटरेस्ट, और फिर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। 6 स्टेप्स में काम हो सकता है, लेकिन इतने हाई लेवल पे वो जाता नहीं है। आपके पास जो क्लास का वर्क है वो मैक्सिमम हाई लेवल पे हम जा चुके हैं अल्लाह के फजल से। अब ज़रा जल्दी से ये टेबल कंप्लीट कीजिए और मुझे एंट्रीज बना के दें 21 की, ज़रा जल्दी कर दें, शाबाश। 5 मिनट से ज़्यादा का खेल नहीं है ये। शुरू करूं बेटा? कब ख़रीदा था? 1/1/20 को। इसकी क्या थी कॉस्ट? कॉस्ट कैसी आएगी? 2000 प्लस 77.109, कितना हुआ? 2077.109। प्रोविजन में कितना पुट करो? 77.109। ये प्रोविजन कैसे आई है? 200 इंटू 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर -10। ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, हदीस का मफ़हूम है कि कोई शख्स तुम्हारे सामने आए और वो अपनी एक आंख फूटी भी लेकर आए और कहे कि फला ने मेरी ये आंख फोड़ दी है, तो उस वक़्त तक उसकी बात पे यकीन ना करना जब तक जिस पे इल्ज़ाम लगाया है उसकी बात ना सुन लो। आज माशरे में झूठ इतना आम हुआ, बहतान इतना आम हुआ कि कोई भी शख्स कहीं खड़े होकर कुछ बोले तो हम फ़ौरन कहते हैं हाँ तू ही सही कह रहा है, इस बात को सुने बगैर कि जिसके मुतालिक बोल रहा है उसके से भी हम इस बात की तहकीक कर लें। इसलिए हदीस का मफ़हूम है किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा दे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं होता जो ज़्यादा बोलने वाला है वो सच्चा हो। बाज़ दफ़ा बहुत से सच्चे खामोश होते हैं और बहुत सी चीज़ों ने उन्हें खामोश करवाया हुआ होता है। बहुत सी ऐसे समझ लें कि मसलहतें होती हैं जिस पर वो खामोश रहते हैं। इसलिए ज़्यादा बोलने वाला हमेशा सच्चा नहीं होता, ब्लंट बोलने वाला भी हमेशा सच्चा नहीं होता। ब्लंट बोलने वाला भी हमेशा सच्चा नहीं होता। आप कहें यार इसने इतनी बड़ी महफिल में ऐसे बोला है तो ये तो सच्चा ही होगा, क्योंकि झूठा तो महफिल में बोल ही नहीं सकता। ऐसा कोई नहीं है, ये तो हमारा रिवाज है। जो जितना ज़्यादा ब्लंट है उसे उतना सच्चा जब समझा जाता है, और जितना खामोश रहता है उसे उतना झूठा समझा जाता है। और क्या कहा जाता है?
अगर सच्चा होता तो महफिल में बोलता ना। तो कुछ सच्चे अल्लाह के जवाब का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये मेरी नसीहत ज़िंदगी में याद रखिएगा। फ्रंट से बोलने वाला हमेशा सच्चा नहीं होता और चुप होने वाला हमेशा झूठा नहीं होता। और आज का माशरा इसी फ़िलासफ़ी पे चल रहा है बच्चों, ठीक है, एहतियात कीजिएगा। जी भाई, आ जाए 31/12/20 पर डेप्रीसिएशन कितनी है? 2077.109 ओवर रिमेनिंग लाइफ 10। आंसर दीजिए। 207.7109 जी 1869.399। ओके हो गया। अब यहाँ पर आ जाए। यहाँ तो एस्टीमेट चेंज नहीं हुआ था ना। 200 इंटू 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर, आंसर 84.829। ये बोलिए 7.711। मुझे फिर मैं कह रहा हूँ, पता है कि ये एंट्री हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी इसलिए लिख रहा हूँ। 31/12/20 को मैंने डेप्रीशिएट किया तो एंट्री बोले डेप्रीसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, हाउ मच? 207.7109 207.7109। इसी 31/12/20 को बोलिए भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। मेरे बच्चे बच्चियां जाग गए हैं या नींद में ही हैं अभी? जाग जाया करो बेटा। और जागने का आसान तरीका है कि फजर से पहले उठ जाया करो ताकि फजर पढ़ के हम फ्रेश हो जाए, ठीक है। क्लास के लिए तो उठना ही है, 10-15 मिनट पहले उठेंगे तो इंशाल्लाह नमाज के आदी बन जाएंगे। और नमाज इंशाल्लाह सबसे कारआमद चीज़ है पूरे दीन में। यहाँ तक ओके हो गया। ये क्या हो गया बेटा? WDV किस डेट की? 31/12/20 की। अब क्या आएगा? 31/12/20 को ही रीवैल्यू हुआ है भाई, रीवैल्यू हुआ है। चलें भाई 31/12/20 यहाँ रीवैल्यूड अमाउंट आ जाएगी और यहाँ रीवैल्यूएशन। चलो तुम कंप्लीट करो ना, मैं पागलों की तरह खुद ही शुरू हो जाता हूँ। हाँ यस सर, वो कह रही हैं हाँ सारी साहब, पागलों की तरह शुरू हो जाते हैं आप, जल्दी करो। ऊपर गया नीचे गया? कितनी रीवैल्यू की है जी? 1845। जी भाई कितना गिरा? नहीं, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है वही ऐड की होगी। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो चीज़ खामोश होती है वो हमेशा सही होती है, ठीक है भाई साहब। यही तो है स्टूडेंट दिल की ख्वाहिश पे कहते हैं अंसारी जो मैंने कहा वो होना चाहिए था। सर हर कोई चीज़ थोड़ी मिलती है ख्वाहिश पे। यहाँ तो ख्वाहिश पे अब बिरयानी नहीं मिलती घर में, एंड में महीने के कहो तो अम्मा क्या कहती है, मेरा बजट आउट हुआ हुआ है, ठीक है, और दाल बना के रख देती हैं, वो भी देगचा भर के खाओ पूरे हफ्ते। लेकिन हम भी अम्मा के ही बच्चे हैं, हम बाहर जाके शवारमा खाते हैं, फिर अम्मा और अब्बा पूरा करते हैं उस दाल के देगचे को। चलो बोलो 24.39। भाई क्वेश्चन जब भी साइलेंट होगा तो लिखी हुई फिगर जो है वो एक्यूरेट होगी। वो कह रहा है इसमें क्या शामिल है? प्रोविजन की वैल्यू शामिल है। अब ये इम्प्लाइड बात है कि जो उस वक्त शामिल होनी चाहिए थी वही इसमें शामिल है। अब भाई गिर गया तो कहाँ ले जाऊँ? PN में 24.398। यहाँ कितना लिखूँ? 24.398। और ये फिगर ऐसी आ जाएगी, कितनी है? 84.829। तो जो चीज़ चेंज नहीं हुई उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। ये कब की वैल्यू आई? 31/12
20 की, कल रीवैल्यूशन सिखा के गया हूँ, इसकी एंट्री भी करवा दें, ऑल दो ये भी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। 31/12/20 को ऊपर गया नीचे, कहाँ जाऊँ? पीएनएल को डेबिट कर दूँ और प्लांट को क्रेडिट। प्लांट पीएनएल डेबिट का मतलब रीवैल्यूएशन लॉस, सॉरी भाई, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर दें और प्लांट को क्रेडिट कर दें, रिवर्सल कर दीजिए। कितने की है? 207.7109, 207.7109 इसी दिन गिर गई है, तो पीएनएल को डेबिट कर दीजिए और प्लांट को क्रेडिट कर दीजिए। कितने से? 24.398, 24.398। ये तो था पुराना तुम्हें वार्म अप करने के लिए। अब 21 तुम बनाओ, 21 तुम बना दो। सबसे पहले क्या करोगे? 31/12/20 को डेप्रिसिएशन, 21 को डेप्रिसिएशन 1845/9 और दूसरी तरफ लॉस है 24.398/9। होने दिन निकाल लो, क्योंकि लॉस के ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं होती। डेप्रिसिएशन बोले 205 जी 7 1 और लॉस के ट्रांसफर की एंट्री, लॉस के रिवर्सल की एंट्री होती है जो कल हमने की थी। ये है लॉस का ट्रांसफ़र। यहाँ से पता चल रहा होता है कि लॉस का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। यहाँ तक ओके हो गया बेटा? बोलिए WDV जी। 4 लॉस 688। यहाँ पर आ जाओ, कितना लिखो? 200 × 1 + 0.1 रेज़ टू द पावर, बोलो जी 30। कितना ऊपर गया? 8.47। पहले इनकी एंट्रीज पास कर दो, फिर आगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट पे जाऊंगा। इकतीस 12/21 को डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? 205। इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि रीवैल्यूएशन नहीं है तो रिवर्सल भी नहीं होगा और रीवैल्यूएशन की एंट्री भी नहीं होगी और लॉस के ट्रांसफ़र की एंट्री वैसे ही नहीं होती है। आप क्या कर दो? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट 8.47। ओके हो गया? अब वो कह रहा है कि 31/12/21 को एस्टीमेट भी चेंज हो गया और रेट भी चेंज हो गया, तो अब क्या लिख रहा बेटा? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। मुझे नहीं लगता कि R2 के लेवल पे मुझे बार बार आपको बताना चाहिए कि ICAP कैसे पेपर बनाता है। एक दफ़ा आप गो थ्रू कर चुके हैं ICAP के पेपर कैफ लेवल पे। अब मंडे को जब असेसमेंट आ रही है तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ये होनी चाहिए कि 50% सिलेबस कवर हो रहा है, इस 50 को मैंने तैयार करके आगे जाना है। अगला वीक मेरा ICAP का एक पेपर है जो आधे सिलेबस का है। इस बॉडी लैंग्वेज से ये वीक गुजर रहा होगा तुम्हारा। आज जुमेरात है ना? जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, क्यों नहीं 50% रिवाइज होगा? हम क्या करते हैं? हाफ हार्टेड शॉट खेलते हैं, फिर जब कवर नहीं होता फिर एंड में कहते हैं यार मैंने 3 रखे थे अब मैं 2 दे रहा हूँ, या मैंने 4 रखे थे अब मैं 2 दे रहा हूँ। ये नेगेटिव लोगों की अप्रोच है। पॉजिटिव लोग पहले मिनट से खेलते हैं। तो इसलिए प्लीज़ बॉडी लैंग्वेज को चेंज करें, प्लीज़ बॉडी लैंग्वेज को चेंज करें। ठीक है बेटा? चलो आओ यहाँ पर आ जाओ, एस्टीमेट बताएं जी। 150 तो 1 + कितना पर 12% पे गया? 0.12 रेज़ टू द पावर -80। बोलें, थोड़ा मैं नीचे चला जाता।
बोलो बेटा 60.58 नीचे गिर गया कितना 32.72 लायबिलिटी डाउन हुई गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ तो ये तो डेबिट हो जाएगी लायबिलिटी तो डेबिट हो जाएगी। अब जो गम पड़ा हुआ है पहले उसे ख़त्म कर दो कितने से 21.6 डबल ये ज़ीरो पे चला गया। अब जो बाकी खुशी है वो यहाँ ले आओ 11.032 11.032 यहाँ कुछ चेंज नहीं है ये 1640 ही है। ये क्या है रिवाइज्ड बुक वैल्यू या WDV जो मर्जी दे दो रिवाइज्ड बुक डेट बोले 31/12/21। अब बताएं जी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग अप हुई है डाउन हुई है डाउन हुई है इसकी नेचर क्रेडिट है जब ये डाउन होगी तो प्रोविजन फॉर ये डेबिट हो गई। पहले PNL पड़ा हुआ था उस PNL को क्रेडिट और बाकी कहाँ रिवैल्यूएशन। मैं अकेला तो नहीं हूँ R2 सबसे आसान पेपर है कैफ में जिसे मार्केट सबसे मुश्किल कहती है। तुम भी कहोगे है ना पागल हम सुबह भी कह रहे थे तू पागल है। मैं पागल नहीं हूँ आपके देखने का अंदाज ही नहीं है मार्केट का जिस अंदाज से देखना चाहिए पेपर को। इंट्रो सबसे मुश्किल है फिर R1 फिर R2 और सबसे आसान CFAB। वैसे मार्केट क्या कहती है कि CFAB का सबसे मुश्किल पेपर रिपोर्टिंग है क्योंकि उसका सिलेबस इतना बच्चा नहीं कर पाता। मैं कहता हूँ सबसे आसान रिपोर्टिंग है। ठीक है 2 में आपको साबित कर चुका हूँ तीसरे में इंशाल्लाह 2-2.5 महीने में साबित कर दूंगा। फिर मेरी तरफ एक लायबिलिटी रह जाएगी कि CFAB इतना आसान है अब इसे साबित कर। ठीक है भाई साहब चलें बोलिए 32.72 PNL 21.688 11.032 लो मेरे बच्चों पास पेपर सॉल्व हो गया कॉपी कर लो। आज 15 मिनट पहले क्लास ख़त्म होगी क्योंकि सारी क्लासेस को थोड़ा रीशेड्यूल किया है क्योंकि आपको पता है टूर जाना है तो उसमें फिर एक क्लास दरमियान में 45 मिनट की PRC की एडजस्ट की है। 15 मिनट आज मेरे आपकी तरफ ड्यू रहे किसी दिन ले लूँगा 6:45 बुला के। हाँ नहीं बेटा मैंने आपके टेस्ट की रिकॉर्डिंग करवानी है। मैं सिर्फ आपके लिए अरेंज करने के लिए हूँ आपकी PC की IT भी अरेंज करके आपको तैयार करके भेजूँगा। अहमद टेंशन ना लेते मेरे बगैर मैं मज़े की चीज़ हूँ। चलो मेरे बच्चों नेक्स्ट वीक है आपकी भाई IT तैयारी शुरू कर दीजिए। जिसने लाइफ बॉय वगैरह लेकर आना है रगड़ना अपने आप को चमका लें क्योंकि PC में बहुत ज़्यादा लाइट होती है। चमके चमके जाना चमके चमके आना। चलो आ जाओ भाई। आमरस नहीं है ऑनरस है। हाँ पता चलेगा कह रहा हूँ यार आमरस है आमरस क्योंकि एक डिश होती है आम की। बोले उसके सामने क्या बोलोगे ऑनरस या आमरस हैं? ऑनरस नहीं उसके सामने आमरस बोलोगे और बना के खिलाओगे उसे बनाओगे ना। बोला बहुत शरीफ आदमी है इसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। मिटा दो तू क्यों पानी पी रहा है क्या हुआ है ख्याल आ गया है कोई। मिटा दूं बेटा चलो भाई दुआ करना छुट्टी कोई ना और सेशन ऐसे ही आफियत से गुजरता रहे इंशाल्लाह। कौन सा लेक्चर हो गया आज पता नहीं चलता सेशन का ऐसा लगता है अभी आए थे हम। इजाफा तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी गुजर रहा है। सुना भाई ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉस्ट की डिसीजन मेकिंग पढ़ ली है। अच्छा अपनी किस्मत ही ऐसी है कभी भी किसी सब्जेक्ट के कोई टॉपिक का नाम लो आंसर हमेशा नो ही आया नो ही आता है।
अब सुनो, कॉस्ट के टीचर ना तुम्हें डिसीजन मेकिंग सिखाएंगे, फैसले लेना। किसके लिए? बिजनेस के लिए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का फैसला अम्मा अब्बा ही लेंगे और वही सही रहेगा। बोले ठीक है। अब बिजनेस का डिसीजन क्या लेना होता है? कई डिसीजन होते हैं। मेक और बाय डिसीजन होता है, एडिशनल ऑर्डर डिसीजन होता है, लिमिटिंग फैक्टर रिसोर्स यूटिलाइजेशन डिसीजन होता है, शट डाउन डिसीजन होता है, रीस्ट्रक्चरिंग डिसीजन होता है, रेलिवेंट कॉस्टिंग डिसीजन होता है। ये सारे डिसीजन आपके टीचर आपको सिखाएंगे। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आप चल रहे होते हैं, आप चल रहे होते हैं, फिर चलते चलते आप कहते हैं नहीं मैंने तो यू टर्न लेना है, मैंने तो यू टर्न लेना है। तो फिर जो सामने वाली पार्टी होती है आप उसके साथ डील कर चुके होते हैं। क्यों? आप तो चल रहे थे कॉन्ट्रैक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट के कहीं यहां मिड में पहुंच चुके हैं, मिड में पहुंच चुके हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन ऑपरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट तो प्रोसेस में है। कुछ ड्यूटी आप कर चुके, कुछ ड्यूटी करना बाकी है, कुछ राइट आप ले चुके, कुछ राइट लेना बाकी है। अब यहां पर आकर आप कहते हैं मैं विड्रॉ कर रहा हूं भाई, मैं क्या कर रहा हूं? मैं विड्रॉ कर रहा हूं। अब अगर आप विड्रॉ करते हैं तो एक पेनल्टी क्लॉज जो है वो एग्रीमेंट में मौजूद होता है कि किसी भी डेट पर जाकर अगर एग्रीमेंट को आप ब्रीच करके निकल जाएंगे तो आपको ये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब जब कभी आप ऐसा सोचते हैं तो उस लेवल पे खड़े होकर आप देखते हैं यार कॉन्ट्रैक्ट में मेरे लिए किया है। किस डेट पे? जिस डेट पे आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं उस डेट पर खड़े होकर देखते हैं कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैं चल रहा था आज की डेट में इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे लिए क्या है। आज की डेट पर खड़े होकर आप कॉन्ट्रैक्ट से आने वाले रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में जाने वाली कॉस्ट से। आने वाले रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे जाने वाली कॉस्ट से। अगर आने वाला रेवेन्यू कम हुआ और जाने वाली कॉस्ट ज्यादा हुई तो इस कॉन्ट्रैक्ट में आज की डेट में तुम्हारे लिए पोटेंशियल नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे लिए आज की डेट में लॉस है। क्या है? लॉस है। और दूसरी तरफ अगर तुम विड्रॉ करते हो तो पेनल्टी है। बात को समझे? विड्रॉ कब करोगे? जब कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे लिए पोटेंशियल नहीं होगा। तुम कहोगे ओ यार आगे ना चलो यहीं रुक जाओ, तो जैसी रुकने की कोशिश करोगे रेवेन्यू को कंपेयर करोगे कॉस्ट के साथ। ये तुम्हारे कॉस्ट के टीचर सिखाएंगे डिसीजन मेकिंग में, रेलिवेंट रेवेन्यू वर्सेस रेलिवेंट कॉस्ट। इसलिए कॉस्ट की बुक में देखोगे एक टॉपिक होगा रेलिवेंट कॉस्टिंग का। टीचर रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाएगा। कॉस्ट में सबसे मजेदार पेपर सब्जेक्टिव वही वो पोर्शन है जहां रेलिवेंट कॉस्टिंग हो, क्योंकि यहां बिजनेसमैन की तरह दिमाग घुमाना पड़ता है। रेलिवेंट कॉस्टिंग समझ में आ जाए तो समझो तुम्हें बिजनेस रन करना आ गया। अब आप रेलिवेंट रेवेन्यू को कंपेयर करोगे रेलिवेंट कॉस्ट से, और आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे लिए माइनस है। अगर पॉजिटिव होता तो विड्रॉ क्यों करते? माइनस है। दूसरी तरफ अगर विड्रॉ करोगे तो वो भी माइनस है, वो भी माइनस है। दोनों माइनस में से जो छोटा होगा भाई, लॉस छोटा प्रॉफिट बड़ा। तुम क्वालिफाई करोगे, दोस्त कहेंगे पार्टी दो, तो क्या कहोगे? पीसी लेके चलता हूं। क्या कहोगे? तंदूर पे खा ले लाले के होटल पे। तो जाना हो तो छोटा, आना हो तो जाना हो तो आना हो तो लिखो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना सीख रहे हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में बढ़ गई कॉस्ट अकाउंटिंग तुम्हारी। लिखो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना सीखने गए हैं और लॉस को मिनिमाइज। बैठे हुए कॉस्ट अकाउंटेंट के बच्चे क्या सीख रहे हो कॉस्ट अकाउंटिंग में? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लॉस को मिनिमाइज करना। अब बताओ जी कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे लिए क्या है? माइनस। और दूसरी तरफ पेनल्टी में भी क्या है? माइनस। किस माइनस को सिलेक्ट करोगे? छोटे वाले को। अब तुम कहोगे यार ये तो तूने समझा दिया, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का है। आ रहा हो ना। जिस कॉन्ट्रैक्ट में किसी पॉइंट पे खड़े होके तुम्हारे लिए उसके अंदर लॉस मौजूद हो तो वो तुम्हारा ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है। जिस कॉन्ट्रैक्ट में किसी पॉइंट पे खड़े होकर तुम्हारे लिए उसमें रेवेन्यू कम हो और कॉस्ट ज्यादा हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए क्या बन चुका? ऑनरस बन चुका।
इसलिए हर बिजनेस ये चाहता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट अपनी लाइफ में मेरे लिए क्या ना बने, ऑनरस ना बने। अब जब ऑनरस बनेगा तो बिजनेसमैन का तो दिमाग ही बड़ा शैतानी होता है। वो जब ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट देखेगा वो कहेगा इससे दूर चलो, निकलो इससे। जब निकलने लगेगा तो यहां पकड़ लेगी कौन, पेनल्टी, और क्या कहेगी भाई साहब निकलोगे तो ये देनी पड़ेगी। अब तुम बैठ जाओगे और सोचोगे अगर निकलता हूं तो ये लॉस है, ये लॉस मैं इनकर करूंगा अगर मैं चलता रहा, आज अगर मैं रोक दूं तो ये लॉस सेव हो जाएगा। याद रखना लॉस सेव होना गुड न्यूज होती है। दूसरी तरफ क्या होगी, पेनल्टी। किसे सिलेक्ट करोगे, विच एवर इज। अगर कहीं लॉस ज्यादा है और पेनल्टी कम है तो तुम कहोगे भाई इसे बंद कर और निकल, पेनल्टी पे कर और निकल। क्यों, क्योंकि अगर कंटिन्यू करता तो लॉस ज्यादा होता, पेनल्टी कम देकर मेरी जान छुट रही है। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट का अनअवॉइडेबल, क्या कहा, अनअवॉइडेबल कॉस्ट उसकी पेनल्टी से कंपेयर हो और जो दोनों में से बेस्ट डिसीजन हो, आप वो डिसीजन लेकर निकल जाएंगे। अब बताओ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसमें रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन चुका, ऑनरस। अब आ जाओ, an onerous contract is a contract in which the unavoidable cost of meeting the obligation under the contract exceed the economic benefit expected to be received under it. Many contracts, for example, some routine purchase order can be cancelled without paying compensation to the other party, and therefore there is no obligation. Other contracts establish both rights and obligation for each of the contracting parties. अरसल है, अरसल जरा गेट पे खड़े हो जाए, जरा जाहिद आएंगे ना तो 1 मिनट मेरी मुलाकात करवा दीजिएगा। Where events make such a contract onerous, the contract falls within the scope of this standard and a liability exists which is क्यों, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो तुम्हें कौन सी कॉस्ट जरूर बियर करनी पड़ेगी, अनअवॉइडेबल, और वही तुम्हारा लॉस होगा। क्योंकि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में जहां रुक जाओगे रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा, लेकिन अनअवॉइडेबल कॉस्ट जाना कंटिन्यू रहेगा। अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट में पढ़ाया होगा टीचर ने, जिसको तुम अवॉइड ना कर सको, जो तुम्हारे यस और नो दोनों डिसीजन में सेम रहे, चेंज का हो भाई, चेंज होगी तो वो अवॉइडेबल कॉस्ट होती है, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है, वो डिफरेंशियल कॉस्ट होती है, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो रेलिवेंट कॉस्ट होती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें यहां खड़े होकर तुम कहते हो मैंने नहीं चलना जी आगे, तो रेवेन्यू आएगा नहीं आएगा। अब दो कॉस्ट होती हैं, एक अवॉइडेबल और एक, जो अवॉइडेबल होगी वो भी इनकर होना बंद हो जाएगी, लेकिन जो अनअवॉइडेबल होगी वो तो चलती रहेगी, वो चलती रहेगी, वही तुम्हारा लॉस होगा। मजबूरन मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग में जाना पड़ा, फिर ध्यान से सुनो। ये कॉन्ट्रैक्ट है, अभी आपने कोई डिसीजन नहीं लिया था, टीचर आपको इसे अवेल्युएट करना सिखाएगा। जब तुमने स्टार्ट किया तो इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे लिए पोटेंशियल था, तुमने कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया, यहां पहुंचे, यहां पहुंच के तुम्हें ख्याल आया और सिग्नल आ रहे हैं कि लॉस होगा आगे, आपने कहा भाई रुक जाओ, उसने कहा रुक गए तो रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा, आपने कहा कोई बात नहीं। अब उसने कहा भाई कॉस्ट दो तरह की होती हैं, एक अवॉइडेबल, एक अवॉइडेबल रुक जाएगी अगर तुम रुक गए, अनअवॉइडेबल चलती रहेगी अगर तुम रुक भी गए, अनअवॉइडेबल चलती रहेगी अगर तुम रुक भी गए। तो आज अगर रुके तो रेवेन्यू तो जीरो पे चला गया, अवॉइडेबल कॉस्ट भी जीरो पे चली गई, लेकिन अनअवॉइडेबल कॉस्ट तो चलती रहेगी, यही तुम्हारा लॉस है। अब चलने में अनअवॉइडेबल लॉस है और अगर रुक गए तो पेनल्टी लॉस है। अब आप देखोगे कि चलने में लॉस ज्यादा है या पेनल्टी में लॉस ज्यादा है, जहां लॉस कम हुआ तुम वो डिसीजन ले लोगे। ओके, क्लियर हो गया। आओ, यहां हम डिसीजन नहीं लेंगे, मैंने रिपोर्टिंग आपको सिखानी है, डिसीजन मेकिंग नहीं सिखानी। कॉस्ट का ना पूछेगा, मैं फिर कहीं और निकल जाऊंगा, प्लीज। एग्जांपल जो दिए ना सिर्फ वहां से पूछ रहे हैं जी सर, मतलब सिर्फ हम
प्रेडिक्शन की बेस के ऊपर खुद जी लाजमी बात है, डिसीजन मेकिंग फ्यूचर से रिलेटेड होती है, वो हमेशा प्रेडिक्शंस पे होती है। सिर्फ बाकी मतलब रेवेन्यू जीरो नहीं होता उस टाइम पे जिस टाइम पे हम डिसाइड कर रहे हैं। नहीं, उस टाइम पे तो आप रेवेन्यू जनरेट कर रही होती हैं, लेकिन आप जब अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे तो वहाँ पर प्रोजेक्शंस लगाएंगे, तो प्रोजेक्शंस में रुकने पे तो आगे रेवेन्यू नहीं आएगा। हाँ, जो फर्म कॉन्ट्रैक्ट आप कर चुके होते हैं वो आपको फुलफिल करना होता है। ये अलहदा करनी है कि फर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें अवॉइडेबल या अनअवॉइडेंस क्या होती है। वो कॉस्ट की लाइन चली जाएगी, वहाँ रुक जाए प्लीज़। This standard defines an onerous contract as a contract in which the unavoidable costs of meeting the obligation under the contract exceed the economic benefit expected to be received under it। यानी रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है तो क्या बन गया, onerous contract। The unavoidable cost under a contract reflect the least net cost of exiting from the। आज अगर स्टॉप करूं तो कौन सी कॉस्ट जरूर देनी पड़ेगी, और यही इसकी मिनिमम कॉस्ट होगी, विच इज द लोअर ऑफ द कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग इट एंड एनी कंपनसेशन और पेनल्टी अराइजिंग फ्रॉम फेलियर टू। इसलिए तो कहते हैं कि अगर आपने कोई दुकान किराए पे ली, आपका कारोबार नहीं चला, तो लैंडलॉर्ड क्या कहता है, इतने महीने पहले नोटिस दोगे। अब कारोबार बंद कर दिया खुदा ना खास्ता किसी गरीब आदमी ने, लेकिन 2 महीने का क्या दे रहा है किराया, वो क्या है, वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। अगर वो नहीं देगा तो केस हो जाएगा उसमें, और केस में क्या हो जाएगी, पेनल्टी हो जाएगी। इसलिए अकाउंटिंग पढ़ते हुए आप पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है मैं वेख लांगा, मैं वेख लांगा, तो ये वेख लांगा नहीं है यहाँ पे। Before a separate provision for an onerous contract is established, an entity recognizes any impairment loss that has occurred on assets dedicated to that। याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई प्रोजेक्ट आपका फेल होता है, ये भी एक इंडिकेशन है कि एसेट क्या हो गया, इम्पेयर हो गया। एक एसेट ने प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, वो 10 साल का था, बाद में आपने कहा नहीं जनाब इसमें तो पोटेंशियली 3 साल का है, तो फिर अगर आपके कैश फ्लो 10 साल से रिड्यूस होकर 3 साल पे चले गए, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका एसेट क्या हो रहा है, इम्पेयरमेंट हो रही है। लेकिन 37 से इम्पेयरमेंट को हम लिंक नहीं करेंगे, बस एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। अब ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, वेट कीजिए जरा। पहले ये देखें कि सुकून में आप बैठे हुए थे, फिर बेसुकूनी कैसे आई। पढ़ें जी, सुकून से बेसुकूनी में कैसे गए, ध्यान से पढ़ें, जल्दी करें, टाइम कम है। ध्यान से पढ़ें बेटा, बुलेट्स बनाएं अपने, भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। बुलेट बनाएं, लिखने की आदत बनाएं बेटा, इस चैप्टर में प्लीज लिखने की आदत बनाएं। कोशिश करनी है कि इस दफ़ा की असेसमेंट का कैश प्राइस में से वो बच्चे जीत रहे हो जो पहले नहीं जीते। अगर उन्हीं बच्चों ने दोबारा जीतना है तो फिर इसका मतलब कंपटीशन नहीं है क्लास में, फिर तो 1 साइडेड मैच है, जैसे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज़ होने जा रही है। पहले से प्रिडिक्शन है ना, इन्होंने हालत ख़राब करके वापस आ जाना है, तो इसलिए ऐसे असेसमेंट के लिए ना खेलिएगा, अपने अंदर कमिटमेंट लेकर आएंगे, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। जी भाई, 16 जून 20 एन एयरक्राफ्ट ऑफ सकून एयरलाइंस लिमिटेड मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग नियर टू फैक्ट्री बिल्डिंग। एक क्राफ्ट था सकून एयरलाइंस का, सकून से बैठे हुए थे, फिर एकदम हंगामी लैंडिंग हो गई किसी बिल्डिंग के करीब, वो फैक्ट्री थी। दो ऑल पर्सन्स ऑन बोर्ड वर सेफ, बोर्ड पे जहाज में तो जितने लोग थे वो तो सेफ हो गए। द नियर बाई फैक्ट्री वॉज डैमेज, एज अ रिजल्ट 2 फैक्ट्री वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइफ एंड 5 वर्कर्स वर, 2 बेचारे वर्कर की ज़िंदगी चली गई, 5 इंजर्ड हो गए, लेकिन मुसाफिरों को बाहिफाजत उतार लिया गया। और एयरलाइन का नाम क्या था, समझ तो गए होंगे कौन सी एयरलाइन है,
आगे आफ्टर 1 वीक ऑफ दिस एक्सीडेंट सेल्स CEO इन्फॉर्म्ड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस घरवाली के सामने नहीं कर रहा होगा, लोगों के सामने कर रहा होगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात हो गई तो वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई। कितना पे करेगा? 1.5 किसके लिए? तो कितनी जाने गई? 2 ज़रा 1.5 3 कितना? 1 मिलियन किसके लिए? जख्मी के लिए। 5 जख्मी, 5 ज़रा 1 5 5 और 3 8 कितने की प्रोविजन क्रिएट कर ले? 8 की क्रिएट कर ले। ओके हो गया। रेमेडियल एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन फॉर रेमेडियल जो एक्शंस हैं वो क्रेडिट। ओके, क्योंकि लिटिगेशन नहीं हुई है, लिटिगेशन होती तो लिटिगेशन एक्सपेंस कहता, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। 8 जुलाई को, अभी ये ना समझना यार तुम्हारा ईयर एंड तो कब हो रहा है? 30 जून। मैंने कहा भाई ये सिखाऊंगा IAS 10 में पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट। 8 जुलाई को अभी तक अकाउंट्स फाइनल नहीं हुए थे। कम फैक्ट्री ऑनर फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 25 मिलियन फॉर, अब मेरे दोस्तों जहाज टकराया होगा, इस तरह का जहाज नहीं जो फैक्ट्री से टकरा के नीचे गिर जाए, असल जहाज था जब फैक्ट्री से टकराएगा तो क्या होगा? फैक्ट्री को डैमेज होगा। द केस इज स्टिल पेंडिंग, अभी तक केस पेंडिंग में है। हाउएवर सेल्स लीगल एडवाइजर इज ऑफ द व्यू, लीगल एडवाइजर का व्यू है देयर इज अ 70% प्रोबेबिलिटी। 70%, इससे आगे कभी खुद भी पढ़ लिया करो, पढ़ो जी भाई। सर एक क्वेश्चन था सर, ये हमने इसको लायबिलिटी के लिए बनाया क्योंकि उन्होंने तो अनाउंस कर दिया ना जी, अनाउंस करके चाहे लायबिलिटी बना लें चाहे प्रोविजन लिख लें, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अनाउंस करने से दूसरे लोगों के माइंड में वैलिड एक्सपेक्टेशन हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई डील एग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं होता। अगर मैं उन लोगों को बुलाऊं और उन्हें कोई रिटर्न पेपर साइन करके दे दूं, अब ये क्या बन गया? लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। और पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट होना तो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ ऑफिशल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो एग्रीमेंट मुख्तलिफ जगह क्या करवाया जाता है? रजिस्टर करवाया जाता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन में रखा जाता है। ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन हम इसको लायबिलिटी क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हमने अब इसलिए कि लायबिलिटी बनाने के लिए कहीं अगर मैंने अनाउंस कर दिया होता इनके साथ और एग्रीड का वर्ड दे दे तो फिर लायबिलिटी लिख दीजिए। वैसे प्रोविजन है लायबिलिटी ही, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो प्रोविजन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोविजन ही कहते हैं। लायबिलिटी भी लिखाएंगे, गलत नहीं है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने भी पास पेपर में वो करते हैं वो इसे कहते हैं कि अब हमारी क्या बन गई है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है। क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकती कि अंसारी साहब ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके सामने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए हमारे पॉलिटिशियन अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाद में यू टर्न ले जाते हैं। अब कोई समझदार आदमी हो तो वो को तो कहेगा मेरी क्या है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, मुझे इसे फुलफिल करना चाहिए। लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात पे कोर्ट में नहीं जा सकती। अगर जी हाँ, तो बाहर के लोग भी कई दफ़ा डिसीजन करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाद में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो इसमें कोई लीगल बाउंडिंग नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए हाँ, आ गया केस। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल में एक डिसीजन दिया था। उस डिसीजन में उन्होंने कहा कि ये जो आप हमें अखबारात की पर्चियाँ काट के दे रहे हैं, ये जो मुख्तलिफ टीवी शो जो हैं इनमें से वॉइस काट के दे रहे हैं, ये लॉ में मानी नहीं जानती क्योंकि ये लीगल पेपर नहीं होता। तो इवन पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले एविडेंसेस को नहीं मानती है। ठीक है भाई, इसलिए क्या बनेगी? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। क्या नहीं बनेगी? लीगल ऑब्लिगेशन। ईमेल एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता। मैं वही कह रहा हूँ, आप पब्लिक के सामने कुछ कह रहे हैं तो ये ईमेल जो है ये एविडेंस है। ये जनाब देखें, ये रजिस्टर्ड एड्रेस से हमें ये चीज़ आई हुई है। ठीक है,
तो ईमेल हो जाए, लेटर हो जाए, एग्रीड हो जाए, इसे लीगल समझे, प्रेस कॉन्फ्रेंस या आपके बोर्ड पे कोई पॉलिसी लिखी हुई है उसे क्या समझे, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। बस बेटा इसमें इससे ज़्यादा नहीं है, प्लीज़ मुझे लॉ की तरफ, लेकिन नहीं है ना बेटा, अगर होता मैं खुद रुकता ना। आप मुझे ऐसी बात पे टाइम लगवा रही हैं जिसका आगे हकीकत कुछ नहीं है। चले बताएं। सर मैं कह रही हूँ मतलब अगर हम कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगी तो प्रोविजन बनाएंगे और लीगल ऑब्लिगेशन होगी तो लायबिलिटी बनाएंगे। और अगर लीगल ऑब्लिगेशन पे भी आप प्रोविजन का वर्ड यूज़ कर लेंगे, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी कोई डिबेट नहीं है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, मुझे लॉ में ना लेके जाया करें भाई साहब, हीरो पढ़ा रहा है उसे लॉ पढ़ाने दीजिए, अच्छा पढ़ा रहा है वो, ठीक है, मेहरबानी आपकी। ऐसे भी पुराने शौक जाग जाते हैं। आगे आए भाई, कहाँ गया? 8 जुलाई को भाई साहब फैक्ट्री ऑनर ने फाइल की केस कितने का, 25 मिलियन का फॉर फैक्ट्री। अब बात कहाँ चली गई है, कोर्ट में। बात कहाँ चली गई है, कोर्ट में। द केस इज स्टिल पेंडिंग, अभी भी पेंडिंग है। हाउ एवर सेल्स लीगल एडवाइजर इज ऑफ द व्यू डेट देयर इज अ 70% प्रोबेबिलिटी। 70% प्रोबेबिलिटी हो गई तो, और मोस्ट लाइकली आउटकम कितना हो गया। और हमने कहा था कि आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं करनी, मोस्ट लाइकली जो आउटकम है वो लेकर चलना है। और 70-30 दो एक्सट्रीम्स चल रही होती हैं। कितने पे प्रोविजन पुट कर दोगे, ये नॉट प्रोबेबल है, इसका क्या दे दोगे, आगे जी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बना दोगे। ड्यू टू दिस एक्सीडेंट, इस हादसे की वजह से, अब ध्यान से ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट आने लगा। इस हादसे की वजह से एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया, बियॉन्ड रिपेयर, रिपेयर नहीं हो सकती, कोई टांके नहीं लग सकते कि ये दोबारा हवाओं में उड़ना शुरू कर दे। कॉन्सिक्वेंटली सेल कैन नॉट यूज दिस एयरक्राफ्ट एनी मोर। बच्चे जो हैं वो ड्राइंग रूम में बैठ के तो इसे खेल सकते हैं, लेकिन ये हवाओं में मुसाफिर लेकर नहीं उड़ सकता। वाहिद एयरलाइन है जो खेलने वाले जहाज़ों को भी हवाओं में उड़ा के ले जाती है, और ये टैलेंट सिर्फ हमारी कौम के पास है। ऊपर खला में से पानी टपक रहा होता है, दुनिया हैरान होती है कितों वो PIA गुजर रही है, ठीक है। तो ध्यान से बैठिएगा, लेकिन सारे कलमे पढ़ लीजिएगा। द एयरक्राफ्ट वाज एक्वायर्ड ऑन, अब जाए लीज पर। क्वेश्चन साइलेंट हो तो लीज नॉन कैंसिलेबल होती है। अब इस एयरलाइन ने अपने ऑपरेशन इस जहाज में रोक लिए, भाई रोक लिए, एयर होस्टेस भी निकाल दी, तुम्हें मुझे जो खाना देना था वो भी नहीं पकाया, लेकिन जिससे लीज पे जहाज लिया हुआ है उसे तो किराया देगा, उसे तो किराया। अब वो कौन सी कॉस्ट है, अनअवॉइडेबल। कौन सी कॉस्ट, और अगर किराया नहीं दूंगा तो कोई पेनल्टी होगी। अब ये कंपेयर करेगा, पेनल्टी से जान छुड़ाऊं या किराया दूं। तो फिर ये जो लीज पर इसका एयरक्राफ्ट है ये क्या बन गया, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ये लीज कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। किसका, लीज का, क्योंकि लीज में कौन सा रेंटल है, अनअवॉइडेबल। क्या है, अब ये ऑपरेशन तो कर नहीं सकता, रेवेन्यू आना बंद हो गया, लेकिन रेंटल जाएंगे, वो जितने रेंटल जाएंगे वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। और फिर ये पर्टिकुलर लीज कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इस लीज कॉन्ट्रैक्ट से पैसे तो जा रहे हैं, लेकिन इस लीज एसेट की वजह से कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा। पढ़ते हैं, द एयरक्राफ्ट वाज एक्वायर्ड ऑन लीज ऑन मंथली रेंटल ऑफ $0.5 मिलियन फॉर 10 months। 10 महीने के लिए मैंने लीज पे लिया हुआ है, ऑल दो फॉरेन करेंसी में लिया हुआ है। अगर एक्सचेंज रेट होता तो मल्टीप्लाई कर देता और पता चल जाता पाक रुपी में रेंटल कितना है। IS 21 सिखाया हुआ है। एक्सपायरिंग ऑन 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक का तुमने डील की हुई थी। एज पर लीज एग्रीमेंट, इफ एयरक्राफ्ट फेसेस एनी एक्सीडेंट, सेल इज रिक्वायर्ड टू पे मंथली रेंटल टू द टिल सेटलमेंट ऑफ। जब तक इंश्योरेंस क्लेम नहीं आती भाई किराया दोगे तुम। अब क्या कहता है, द इंश्योरेंस क्लेम वाज सेटल्ड ऑन, हादसा कब हुआ और कब हुआ, और डील कब हुई, 8 यानी 16 जून वाला निकाल दे, जुलाई और 2.5 महीने भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मिनिमम हम मंथ्स में ही जाया करते थे, याद कर लें पूरा FR पर।
आधे महीने तक जाया करते थे, आप 2.5 महीने भी कह सकते हैं, 2 महीने भी कह सकते हैं, इस पे कोई डिबेट नहीं है। अंसारी नहीं 2 लिख, नहीं अंसारी 2.5 लिख, तो बड़े हो गए हो, इस तरह की बात पे मेरा और अपना दोनों का टाइम वेस्ट ना किया करो, आपकी मेहरबानी प्लीज। अब बताएं जी मंथली रेंटल कितना है, होल मंथ कितने हैं जिसमें मुझे जरूर किराया देना ही है बिफोर द इंश्योरेंस सेटलमेंट, वो कितने महीने बने, 0.5 इंटू 2, $1 मिलियन। अगर ₹5 का एक्सचेंज रेट होता तो मल्टीप्लाई कर देता, पहली करेंसी में आंसर आता तो मल्टीप्लाई करता, दूसरी में आता तो डिवाइड करता, सिखाया भाई, ठीक है भाई। आगे आए, अब मुझे बताएं कितने महीने का किराया मस्त देना है, 2 महीने का। क्या वो मुझसे डिसीजन मांग रहा है, नहीं डिसीजन नहीं मांग रहा, क्यों, क्योंकि उसने कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं बताई, सिर्फ इतना बताया है कि अंसारी यहां आकर तुमने कहा हो वो जहाज तो अब उड़ नहीं सकता तो किराया आ नहीं सकता, लेकिन मुझे तो 2 महीने का रेंटल देना पड़ेगा लीज का। अब मुझे बताएं मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट से आने वाला इनफ्लो 0, जाने वाला आउटफ्लो 1 मिलियन। अब ये क्या बन गया, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान एक पॉइंट आता है जब मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से आने वाला रेवेन्यू कम नजर आता है और जाने वाली अनअवॉइडेबल कॉस्ट ज्यादा नजर आती है, इस पॉइंट पे ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ऑनरस। अब बताओ जब जिंदगी में कारोबार करोगे तुम्हारी क्या ख्वाहिश होगी, कभी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में हम ना जाएं, क्योंकि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में चले गए तो कुछ ना कुछ लॉस मेरे मथे पड़ना ही पड़ना है। तो लॉस में कमी भी गुड न्यूज है, लेकिन लॉस इन इटसेल्फ एक बैड न्यूज है, क्योंकि एक तरफ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का लॉस है, दूसरी तरफ पेनल्टी का लॉस है। तो लॉस को कम तो कर सकता हूं, लेकिन लॉस को स्किप नहीं कर सकता, अवॉइड नहीं कर सकूंगा। भाई क्लियर है, बाकी अवॉइडेंस अनअवॉइडेंस है इंशाल्लाह आपके कॉस्ट के टीचर सिखाएंगे। In the context of relevant IFRS, discuss how the above issues should be dealt with in the financial statement of sale for the year ended 30 June। अब मुझे बताएं ये जो रेंटल है ये बन गया ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, अब इसकी प्रोविजन क्रिएट करो, लायबिलिटी नहीं कहते, इसे प्रोविजन ही कहते हैं जी है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो क्या बना दो इसे, इसकी प्रोविजन बना लो। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट को लायबिलिटी नहीं कहते, स्टैंडर्ड ने कहा है कि प्रोविजन को तो हम क्या कहेंगे, प्रोविजन कहेंगे। लिखने नाउ अ रेंटल ऑफ $1 million will be fall in onerous contract and we will make a provision of $1 million। लीज कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्रिएट करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। नहीं मैंने पहले बताया कि हमारे लिए इंपेयरमेंट लॉस की कहानी नहीं है, वो तो IAS 16 और IAS 36 में चला जाएगा जी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा 37 जो है वो इंपेयरमेंट को डील नहीं करता, वो हमें क्या कैलकुलेट करना सिखा रहा है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन। और तो डेफिनेटली बात है कि आपका एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया, एक पर उसका ज़ाया हो गया, IAS 36 जैसे सीखा हुआ FAR 1 में वैसे अप्लाई होगा, लेकिन वो 37 के पैरामीटर में फॉल नहीं करता। इसलिए एक पर्टिकुलर एसेट हो ना तो उस पर कई स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहे होते हैं। अगर सुकून ने ये गवर्नमेंट ग्रांट से लिया होता 20 पे चला जाता, इम्पेयर हो गया 36 पे चला गया, इसे रीवैल्यू किया हुआ था 16 पे चला गया, इसमें कोई टेक्नोलॉजी थी जो स्मोक और फोक को डिटेक्ट कर लेती है 38 में चला गया, फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है IAS 21 में चला गया। ओके भाई। और अगर लीज पे लिया हुआ है तो फिर IFRS 16 भी अप्लाई होगा। अब आप कहेंगे सर इसमें IFRS 16 तो बताया था, आपके सिलेबस में IFRS 16 एंड ऑफ द डे जो ट्रांजैक्शन होनी है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये जहाज तबाह हुआ, इसके बाद ये आपस में कैसे डील करेंगे ये कैफ के लेवल पे नहीं है, ये CFAP के लेवल पे। कैफ के लेवल में बस चलना है, जहां जाके रुकना है वो CFAP का पॉइंट आएगा कि एट द एंड ऑफ द लीज डेट
आपने आपस में कैसे डील किया, ना लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर इस तरह के क्वेश्चन में उन्होंने जैसे IFRS के पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा, तो आप इम्पेयरमेंट के बाद एक्सप्लेन करेंगे? हाँ कह सकते हैं, लेकिन उसकी कैलकुलेशन देखें कहीं पे नहीं है, तो आपसे ये कहेंगे कि क्योंकि डैमेज हुआ है तो इम्पेयरमेंट का सिग्नल आ चुका है। IS 36 जो है वो जो आपका एयरक्राफ्ट है उस पर अप्लाई हो रहा होगा, लेकिन उसे कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है? IS 36। ये कौन है जी? कल्लात जी। सर उधर एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री क्या पास करेंगे? ऑनरस एक्सपेंस या कोई भी लॉस एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट कितने की? $1 मिलियन की, और उसे एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके पाक रुपी में लिखेंगे। प्रोविजन हमेशा क्रेडिट होती है, उसके मुकाबले में एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, और जैसे जैसे आप रेंटल पे करती रहेंगी प्रोविजन डेबिट होती रहेगी, बैंक क्रेडिट होता रहेगा। कल्लात कर दें भाई, जल्दी कर दें भाई, 2 मिनट लगाएं। Following information pertains to Kallat Industries Limited QIL for its financial year ended 30 June 10. QIL sells all its products on 1 year warranty. हमने वारंटी दी हुई है, यानी दावा किया हुआ है कि कोई ख़राबी होगी तो हमारे पास ले आना, हम उसे सही करवा के देंगे। जब वारंटी क्लेम आएगी और मैं सही करवाऊंगा तो कुछ ना कुछ मुझे खर्चा पड़ेगा, ठीक है। Which covers all types of defects. Previous history indicates that 2% of the products contain major defects, whereas 10% have minor. Total products में से 2% में कौन सा डिफेक्ट आएगा? और 10% में? It is estimated that if major defect were detected in all of the products sold. कहता है अगर सारे प्रोडक्ट्स में ही बोले मेजर डिफेक्ट आए तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन हमारा तो एस्टिमेट है कितने % में आएगा, तो फिर 150 का कितना बना? 3 मिलियन। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मेजर डिफेक्ट होगा। अब आए, इफ माइनर डिफेक्ट वर डिटेक्टेड इन ऑल प्रोडक्ट, जितने बेचे सब में माइनर डिफेक्ट आए तो कितना खर्चा होगा, लेकिन हमारा तजर्बा कहता है तो फिर 70 का 10%, तो 3 और 7 कितने हो गए? 10। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब आप कहेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू तो आपने कहा था यूज ही नहीं करनी, आपने तो कहा था मोस्ट पॉसिबल आउटकम। भाई यहां पर 10 और 2 कितने बने? 12%। ये वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी तो है उसका टोटल हमेशा 100 आता है, ये वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि यार हमारा तजर्बा कहता है कि मेजर डिफेक्ट कितने होंगे? टोटल का 2%, और माइनर डिफेक्ट क्या होंगे? टोटल का। तो ये 10 और 2 जो है ये टोटल 100 नहीं बनता। ये वो वाला केस नहीं है कि अदालत में केस चल रहा है, प्रोबेबल है कि ये रिजल्ट आएगा, प्रोबेबल है ये रिजल्ट आएगा। वहां प्रोबेबिलिटी का हमेशा टोटल 100 या 1 बनेगा। यहां जब 2 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम है तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? और प्रोबेबिलिटी के केस में एवरेज को एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। देख रहे हैं QM में टीचर ने बताया था, प्रोबेबिलिटी के केस में एवरेज को एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। अब मुझे बता दीजिए बस ये कि क्या वारंटी क्लेम्स आ चुकी हैं या अंदाजा है? अंदाजा है तो लायबिलिटी है या प्रोविजन है? प्रोविजन है कितने की? 10 मिलियन की। तो 10 मिलियन की मैं वारंटी क्लेम्स के अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट करूंगा। एंट्री होगी वारंटी एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। 18 जुलाई को जी सर अगर मतलब हमारे अंदाजे के मुताबिक सारे डिफेक्ट्स आ गए, हमें सब देने पड़ गए, फिर तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन डेबिट। हमेशा याद रखिएगा कि प्रोविजन एक अंदाजा है, अंदाजा ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ये हमसे अंदाजा लगवा रहा है, उस वक्त की हकीकत नहीं बता रहा कि कितनी वारंटी क्लेम्स आई हैं। आप कहती हैं अंसारी साहब आपने जो एस्टीमेट लगाया वारंटी इससे ज़्यादा क्लेम्स आ गई हैं, तो बैंक तो पूरी अमाउंट से क्रेडिट होगा, प्रोविजन डेबिट हो जाएगी, साथ एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर कम अमाउंट कम होगा तो प्रोविजन जो है वो डेबिट हो जाएगी, दूसरी तरफ बैंक कम से क्रेडिट हो रहा साथ इनकम आ जाएगी, यानी एक्सपेंस का रिवर्सल, डिक्रीज इन एक्सपेंस। और डिक्रीज इन एक्सपेंस भी एक गुड न्यूज़ होती है। 8 जुलाई 10 को मेरे अकाउंटिंग पीरियड में ही समझें
QIL was sued by an employee claiming damages for 6 million on account of an injury caused to him due to alleged violation of safety regulation on the part of the company while he was working on the machine on। ये वो डेट होती है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं इसको छोड़ दें, क्योंकि ऑब्लिगेटिंग इवेंट कब हो चुकी, अकाउंटिंग ईयर से, अकाउंटिंग ईयर एंड होने से पहले हो चुकी है। लेकिन ये सिखाऊंगा IAS 10 में, इसको कहते हैं पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट, जिसकी एविडेंस जो है कंडीशन का वो ईयर एंड से पहले हो, लेकिन उसकी जो इम्प्लीकेशन आ रही हो या उसका जो इफेक्ट आ रहा हो वो ईयर एंड के बाद आ रहा हो। और ये डेट वो डेट है जब तक अकाउंट्स फाइनल नहीं हुए, पब्लिशिंग के लिए नहीं गए। इसलिए मैं इसे कह दूंगा इस डेट को कंसीडर ना करें, क्योंकि इवेंट ऑब्लिगेटिंग जो है वो ईयर एंड से पहले हो चुका। कितने की क्लेम मांगी है उसने, 6 मिलियन की। Before filing the suit, he contacted the management on 29 June 10 and asked for compensation of 4 million, which was turned down। Turn down का मतलब इनकार कर देना, लिख लें। टर्न डाउन का मतलब इनकार कर देना, मैनेजमेंट ने इनकार कर दिया, कोई 4 मिलियन नहीं है। फिर उसने गुस्से में आकर 4 के बजाय केस कितने का कर दिया, 6 का कर दिया। लॉयर ऑफ द कंपनी एंटिसिपेट दैट द कोर्ट मे अवार्ड, क्या कह रहा है, may award compensation ranging between 1.5 to 3 million। However, in his view, the most probable, इसका मतलब प्रोबेबल अमाउंट कितनी है, तो मैं प्रोविजन कितने की क्रिएट करूंगा, 2 मिलियन की। तो फिर बाकी जो ऑप्शंस है वो क्या है, नॉट प्रोबेबल। नॉट प्रोबेबल का क्या दूंगा, डिस्क्लोजर। तो मोस्ट प्रोबेबल की प्रोविजन कर दूंगा और जो नॉट प्रोबेबल है उनका डिस्क्लोजर दे दूंगा। ये लॉयर ही है बेटा, बेटा इसी की लाइन में चला है मेरे बच्चे। लॉयर ने ये कहा है, हाउएवर इन हिज व्यू, ये लॉयर ही है। ऊपर उसने कहा है कि आप एम्प्लॉय थी, आपने मुझे आके कहा कि 4, सुन तो लेना, बीबी सुनेगी तो पता चलेगा ना मेरे बच्चे। वो 4 मिलियन का आप मेरे पास आई, मैंने कहा बीबी भाग जाओ, कोई नहीं है। आपने गुस्से में जाके कितने का केस कर दिया। अब ये आपकी कहानी है, मेरे लॉयर ने मुझे तसल्ली दी, अंसारी टेंशन ना ले, या तो 1.5 होगा या 3, इस रेंज में होगा, ठीक है। लेकिन वो कहता है मेरा तजर्बा ये कहता है कि तुझे कितना फाइन पड़ेगा। तो फिर प्रोबेबल कितना हुआ, प्रोविजन कितने पे करूंगा, 2 पे। ये दोनों क्या बन गए बेटा, नॉट प्रोबेबल, इन पे क्या करूंगा, डिस्क्लोजर। ओके, टेंशन नहीं लेनी और बहुत ज़्यादा अपने आप को इसमें इन भी नहीं करना, ओए 80 करेंगे, 80 वो करेंगे, 80 कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ रिपोर्ट करेंगे, हम लॉयर नहीं है, हम लॉयर नहीं है। हमने अपने आप को ना बड़ा बचा बचा के चलना होता है। हम रिपोर्टर हैं, कभी हम कहते हैं नहीं हम कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, कभी हम कहते हैं हम एक्चुअरीज हैं, हम कुछ भी नहीं है। हम कौन है, रिपोर्टर। हम क्या कर रहे हैं, FAR 2 कर रहे हैं। 1 नवंबर 9 a new law was introduced requiring all factories to install specialized safety equipment within 4 months। 1 नवंबर को नया लॉ आ गया। ओ भाई स्मोक बढ़ी है, क्या लगाओ भाई, क्या लगाओ, सेफ्टी इक्विपमेंट लगाओ। इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी थी, हमने ऑर्डर कब किया, ऑर्डर करने पे क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। हाँ, अगर ऑर्डर पे एडवांस दिया तो एडवांस की एंट्री पास कर देते हैं। हमने एडवांस दिया है, हमने एडवांस डेबिट किया होगा, कैश क्रेडिट किया होगा। बट द सप्लायर बिल्कुल हमारी तरह जहाज था, उसने इंस्टॉलेशन कब तक लेट कर दी। हम पूरी सर्दी उसे फोन करते रहे, वो क्या कहता रहा, भाई मैं कंबल से नहीं निकल सकता, मुझे हवा लग जाएगी। उसने कब इंस्टॉलेशन की, शदीद गर्मी में आके जब स्मोक खत्म हो चुकी थी। कब की भाई, 31 5 अगस्त 10 को, 5 अगस्त 10 को द कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द अथॉरिटीज लेविंग अ पेनल्टी ऑफ 0.4 million, 0.1 million for each month during which the violation continued। कहते हैं भाई जान 4 महीने हो गए आप वायोलेशन किए जा रहे हैं। वो कैलकुलेशन उन्होंने की होगी कि कौन सा ग्रेस पीरियड था, कौन सा ग्रेस पीरियड नहीं था। 4 महीने की उन्होंने वायोलेशन का हमें नोटिस भेजा है। QL हैज लॉन्च्ड अ क्लेम टू रिकवरी ऑफ द पेनल्टी फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द, कहता है मैं रीइंबर्समेंट मांगूंगा। मैं क्या मांगूंगा, अब मुझे बताएं क्या आ चुका मुझे,
अब नोटिस आ चुका, अब नोटिस आ चुका तो मुझे लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। यही मैंने कहा था, वो लॉ पास करें उस पे ना कर दीजिएगा। हाँ नोटिस आ गया, अच्छा यहां पे भी लिख सकते हो कि नोटिस में स्ट्रिक्टनेस कितनी है। अक्सर नोटिस आते रहते हैं कोर्ट की तरफ से, हम ध्यान भी नहीं दे रहे होते हैं, हमें पता होता है ये नोटिस एक रूटीन की फॉर्मेलिटी चल रही है, लेकिन बाज़ दफ़ा कोई अल्लाह महफूज है कि ख़तरनाक नोटिस भी होता है, उसमें फिर हमारी दौड़े भी लग जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का नोटिस, लेकिन क्योंकि अमाउंट भी क्वांटिफाई कर दी, अमाउंट भी क्वांटिफाई कर दी, तो अब हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेंगे कि ये लॉ का, कोर्ट का फाइनल स्ट्रिक्ट डिसीजन है, मुझे 0.4 की लायबिलिटी क्रिएट कर लेनी चाहिए। ओके, अब मैंने रीइंबर्समेंट मांगी है सप्लायर से। अब यहां पर पॉइंट ये है, अगर वर्चुअली सर्टन हो तो मैं रीइंबर्समेंट का एसेट क्रिएट कर लूंगा, और अगर वर्चुअली सर्टन नहीं है, कॉन्टिंजेंट है, तो मैं उसका डिस्क्लोजर दे दूंगा। और जो मुझे नुकसान हुआ, अगर रीइंबर्समेंट की अमाउंट आएगी तो दोनों नेट होकर इनकम स्टेटमेंट में लिखे जा सकते हैं। लेकिन एक तरफ अगर लायबिलिटी है और दूसरी तरफ रीइंबर्समेंट का एसेट है, तो बैलेंस शीट में दोनों नेट नहीं हो सकते, और रीइंबर्समेंट का एसेट जो है वो प्रोविजन की अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, कोई टेंशन? अच्छा जी, जी बच्चे। सर यहाँ पे जो नोटिस की जैसे हमने लायबिलिटी बुक कर दी है, असुलन तो नोटिस के बाद भी तो केस चलता रहता है ना? जी मैं ये तो कह रहा हूँ कि अगर स्ट्रिक्ट है और ये फाइनल हो चुका है, जैसे आजकल स्मोक पे कोर्ट का जो ऑर्डर है वो क्या है, स्ट्रिक्ट है, अगर खोलूंगा तो मुझे पता है सीधा मुझे जुर्माना होगा, तो ये तो क्वेश्चन में नहीं वो लिख के दे रहा, तो हम दोनों पॉइंट लिखाएंगे। अगर स्ट्रिक्ट नोटिस आया है तो लायबिलिटी बुक कर लें, और अगर ये नॉर्मल रूटीन के नोटिस आते रहते हैं, जैसे राइस को नोटिस आते रहते हैं कि जनाब आप लोगों की ना पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, आपकी पार्किंग बहुत आगे तक माशाल्लाह चली जाती है, अब ये नॉर्मल रूटीन है। हमारा एडमिन बेचारा हर दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा हुआ होता है, हर रोज आता है जी 10,000 का फाइन हो जाएगा, हम भी बैठे रहते हैं, वो भी चला जाता है। लेकिन अगर खुदा ना खासा नकवी साहब ने स्मोक पर ऑफ की और मैंने कॉलेज खोल लिया, तो अब अंसारी साहब ठुक गए, क्लास तो बढ़ गई। ठीक है भाई साहब, इसलिए प्लीज आपने ये देखना होता है ये पॉइंट क्या है। अब यहां पर आप अपने माइंड को क्लियर कर लें कि यार अगर कोई नोटिस आया और उसमें अमाउंट भी लिखी हुई, तो मैं पूरी अजम्पशन ये लूंगा कि ये फुल एंड फाइनल है। और अगर सिर्फ नोटिस आया और ब्रीच अभी नहीं हुआ हुआ है, क्योंकि यहां ब्रीच भी हो चुका है, ये देखें टाइम गुजर चुका है 4 महीनों का, 4 महीनों का टाइम गुजर चुका है, तो दोनों पॉइंट लिखाएं कि अगर स्ट्रिक्ट नोटिस है तो प्रोविजन क्रिएट कर लें, अगर आप समझते हैं कि रूटीन का नोटिस है तो फिर आप वेट करेंगे जब तक आपका लॉयर इसको फाइनलाइज नहीं करता। मैं फिर बता रहा हूं कि यहाँ पे क्लियर कट आंसर आपका नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं दोनों ऑप्शन बताने पड़ेंगे, दोनों ऑप्शन बताने पड़ेंगे। लेकिन ये भी देख लीजिएगा कि टाइम कितना है, पता चले आप नानी का घर समझ के लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, बाद में ठुके जा रहे हैं, ठुके जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, जैसे आज जाएंगे, परेड खत्म हो तो बच्चियों ने वहां पर सेल्फी प्रोग्राम नहीं करना, बस चली जाएगी, फिर पैदल पैदल आओगी, और वाघा बॉर्डर से यहां पहुंचने में रात पूरी लग जानी है जितनी तुम्हारी जाने हैं। ठीक है भाई साहब, तो जल्दी से आगे बस में बैठ जाना ताकि वापस सुकून से टाइम से पहुंच जाओ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।